नमस्कार दोस्तों, बिहार में राजनीतिक सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक तरफ जेडीयू के नए संभावित अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी के सुर में सुर मिलाया है, तो वहीं एनडीए में शामिल हम के मुखिया जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने नीतीश सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। दोनों नेताओं ने अब एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया है जिसकी राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। यहाँ तक कि नहीं, अब चिराग पासवान के लालू यादव से आशीर्वाद लेने की संभावना से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू डरी हुई है, जिससे बिहार की राजनीति में बड़े उथल पुथल के संकेत मिल रहे हैं। वहीं सब के बीच ही आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने पेगासस फोन टैपिंग के मामले में बड़ा हमला बोला है। बोला सरकार बेडरूम में झांकने लगे, इससे बुरा कुछ नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव ने जनगणना को लेकर बयान देते हुए बड़ी बात कह दी। बोला हाथी घोड़ा की गिनती हो सकती है तो इनकी क्यों नहीं हो सकती है। हालांकि इन सब के बीच पंचायत चुनाव को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, बिहार पंचायत चुनाव में 6 पदों पर चुनाव होना है, जिनमें से 4 पदों के लिए ईवीएम से वोटिंग होगी और इन 2 पदों के लिए बैलेट पेपर से वोट डाले जाएंगे। किन 2 पदों पर बैलेट पेपर से वोट डाले जाएंगे आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन इन सब बीच सबसे महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, बिहार के शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि 10वीं तक के स्कूल अगस्त में खुल जाएंगे। 10वीं कक्षाओं तक के सभी सरकारी एवं निजी प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालय अगस्त के दूसरे सप्ताह में खुलेंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते राज्य में 6 अगस्त तक आंशिक रूप से अनलॉक है। इसके पहले आपदा प्रबंधन की बैठक में पहली से 10वीं कक्षाओं तक के बच्चों की पढ़ाई शुरू कराने पर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। बहरहाल और सभी खबरों के बारे में आपको डिटेल से बता देते हैं, लेकिन इससे पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाकर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पर जैसे ही नए वीडियो अपलोड हो वैसे ही आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। जी आपको बता दें, बिहार में लगातार सरगर्मियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब सरकार में शामिल जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ने अपने इस सरकार को घेर लिया है। बहरहाल इसी बीच आपको बता दें, बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें, पहली बार बिहार पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल होगा। इसके लिए सभी जिलों में ईवीएम पहुँच गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछले समीक्षा बैठक के दौरान सभी जिलों को 20 जुलाई तक दूसरे राज्यों से ईवीएम लाने का निर्देश दिया था। बता दें, राज्य में पंचायत चुनाव के दौरान कुल 2,09,000 ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। ईवीएम के माध्यम से 6 पदों में से 4 पदों पर, जिनमें मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के लिए ईवीएम से वोट डाले जाएंगे। और वहीं इन 6 में से 2 पदों में, जिन पर पंच व सरपंच के लिए बैलेट बॉक्स के माध्यम से मतदान होगा। बता दें, आयोग ने चुनाव को लेकर जो तैयारियां की है, उसमें 10 चरणों में राज्य में पंचायत चुनाव कराए जाने हैं। हर चरण में प्रत्येक जिले के 2 प्रखंड में चुनाव होना है। तो बिहार पंचायत चुनाव में क्या कैसे होना है, इसकी जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि 6 पदों में से 2 पदों पर बैलेट बॉक्स से चुनाव होगा और 4 पदों पर ईवीएम से चुनाव होंगे। बहरहाल आपको बता दें, अब बिहार में एनडीए के घटक दलों ने ही महंगाई के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछे हैं। जी आपको बता दें, देश में बढ़ती महंगाई ने अब सरकार के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। जनता के लिए मुश्किलें तो है ही, लेकिन अब सरकार के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। जिस तेजी से महंगाई आसमान छू रही है, वो सरकार के पसीने छुड़ाने लगी है। पिछले 1.5 साल की बात करें तो जब से कोरोना ने दस्तक दी है, उसके बाद से महंगाई पर लगाम लगाना मुश्किल होता जा रहा है। इसको लेकर सरकार को चौतरफा आलोचना झेलनी पड़ रही है। विपक्ष तो महंगाई के रूप में एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जो सीधा आम लोगों से जुड़ा हुआ है। जनता खुद को इस समस्या से जोड़कर देखती है, इसलिए इस मुद्दे पर विपक्ष को जहां ताकत मिल रही है, वहीं सरकार के लिए भी जवाब देना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। बिहार में भी सरकार के सामने ये चुनौती मुंह खोले खड़ी है। बात अगर सिर्फ विपक्ष के विरोध तक की सीमित रहे तो सरकार के लिए थोड़ा आसान होता, लेकिन यह मुश्किल तब आती है जब अपने
अन्य सहयोगी दल के नेता इस पर अपनी आवाज बुलंद करने लगे। बिहार सरकार में शामिल वीआईपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम ने भी महंगाई को लेकर अपनी आवाज उठाई है। दोनों दलों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने की भी मांग की है। जीतन राम मांझी ने महंगाई को देश के लिए विकट समस्या बताया और इस पर नियंत्रण की मांग की। मांझी ने कहा कि यह मानना ही होगा कि महंगाई चरम पर पहुंच गई है। लोगों के लिए जीवन यापन बहुत ही कठिन होता जा रहा है, खास तौर पर गरीबों के लिए तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है। मैं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि ठोस कदम उठाकर महंगाई पर जल्द काबू करें। हालांकि महंगाई के मुद्दे पर प्रदेश सरकार में मंत्री एवं वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने भी जीतन राम मांझी के बयान का पूरा समर्थन किया। सहनी ने कहा कि कोरोना के दौरान देश की सारी गतिविधियां ठप पड़ गई थी, इसलिए अर्थव्यवस्था को भी काफी नुकसान पहुंचा। मांझी ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, महंगाई बढ़ी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन केंद्र सरकार और बिहार सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि महंगाई पर नियंत्रण किया जा सके। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार के प्रयास जल्द ही सकारात्मक परिणाम देंगे। हालांकि वहीं आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार की एफआईआर को लेकर भी जीतन राम मांझी बिगड़ गए थे, जिसके बाद उन्होंने सरकार से सवाल भी पूछ लिए थे। जैसा कि आपको बता दें, यह ताजा मामला है। बिहार के सीनियर आईएएस सुधीर कुमार एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंचे थे। सुधीर कुमार के घंटों खड़े रहने के बाद भी एसटी थाने में मामला दर्ज नहीं होने पर कई सवाल खड़े हो रहे थे। सुधीर कुमार द्वारा दिए गए आवेदन के 3 दिन हो जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। ऐसे में जीतन राम मांझी सुधीर कुमार के समर्थन में उतर गए। मांझी ने एफआईआर नहीं दर्ज होने पर सवाल भी खड़े किए। जीतन राम मांझी ने कहा कि चाहे दलित हो या कोई सामान्य व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर थाने में जाता है तो मामला दर्ज होना ही चाहिए। जांच के बाद पता चलेगा कि मामला सही है या गलत, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं करना बेहद चिंताजनक और खेदजनक है। हर व्यक्ति का अधिकार है और थाने का यह फर्ज है कि हर व्यक्ति का वह एफआईआर दर्ज करे। जैसा कि आपको बता दें, सुधीर कुमार थाने में नीतीश कुमार समेत कई उच्च स्तर पे बैठे हुए अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थे। 4 घंटे बैठने के बाद उन्हें सिर्फ शिकायत की पावती मिली थी, जिसके बाद तेजस्वी यादव भी सरकार पर सवाल खड़े किए थे। तेजस्वी यादव ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा था कि अधिकारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। सीधे सीधे तेजस्वी यादव ने कहा था कि यदि आप सच्चे हैं तो साच को क्या आँच है। वहीं आपको बता दें, संभावित जेडीयू अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अब आरजेडी के सुर में सुर मिलाया है। बोले जातिगत मतगणना होना ही चाहिए। जी आपको बता दें, जातिगत मतगणना को लेकर अभी तक लालू की राजद ही मुखर रही है। अब जेडीयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि जाति जनगणना का प्रकाशन बहुत जरूरी है। जनगणना में जाति का कॉलम होना ही चाहिए। किसी भी योजना को बनाने का आधार जनसंख्या ही है, इसलिए जातिगत जनगणना और उसका प्रकाशन निश्चित रूप से होना चाहिए। आपको दे दे, इसी मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार से पूछा था कि हाथी घोड़ा की गिनती हो सकती है तो ओबीसी की क्यों नहीं। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल पूछे हैं। तेजस्वी ने बयान जारी करते हुए कहा कि बिहार के दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना का समर्थन करती है, लेकिन संसद में बिहार के ही कठपुतली मात्र पिछड़े वर्ग के राज्य मंत्री से जाति जनगणना नहीं कराने का ऐलान करवाती है। केंद्र सरकार ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती? भारतीय जनता पार्टी को पिछड़े अति पिछड़े वर्गों से इतनी नफरत क्यों है? उन्होंने कहा कि जनगणना में जानवरों की गिनती होती है, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, शेर, सियार, साइकिल, स्कूटर, सबकी गिनती होती है। कौन किस धर्म का है, उस धर्म की संख्या कितनी है, इसकी गिनती होती है। लेकिन उस धर्म में निहित, वंचित, उपेक्षित और पिछड़े समूहों की संख्या गिनने में क्या परेशानी है? उनकी गणना के लिए जनगणना किए जाने वाले फॉर्म में महज एक कॉलम जोड़ना है, उसके लिए कोई अतिरिक्त खर्च भी नहीं होना है, अर्थात सरकार पर कोई वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा। तेजस्वी का कहना है कि जब तक पिछड़े वर्गों की वास्तविक संख्या ज्ञात नहीं होगी तो उनके कल्याणार्थ योजना कैसे बनेगी, उनकी शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक साथ ही आर्थिक स्थिति बेहतर कैसे होगी, उनकी संख्या के अनुपात में बजट कैसे आवंटित होगा। वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि देश के संसाधनों में से सबको बराबर का हिस्सा मिले।
चाहिए। जाति जनगणना के लिए हमारे दल ने लंबी लड़ाई लड़ी है और लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि देश के बहुसंख्यक यानी लगभग 65% से अधिक वंचित, उपेक्षित, उपहासित, प्रताड़ित वर्गों के वर्तमान और भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। मोदी सरकार पिछड़े वर्गों के हिंदुओं को क्यों नहीं गिनना चाहती है? क्या उन पिछड़े वर्गों के 70-80 करोड़ लोग हिंदू नहीं हैं? अब इसी का समर्थन करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी के सुर में सुर मिलाया, बोले जाति जनगणना होना ही चाहिए। वहीं आपको दे दें, चिराग पासवान के लालू यादव से आशीर्वाद लेने की संभावना से ही भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू डरी हुई सी दिखाई दे रही है। बिहार की राजनीति में बड़े उथल पुथल के संकेत भी मिलने लगे हैं। जी हां, लोजपा संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के बाद से जेडीयू का विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी बनने से बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को खुला छोड़ दिया गया। राजनीतिक के जानकारों का मानना है कि अब राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को इसमें भूमिका निभानी है। इस समय बिहार की राजनीति में बदलाव के संकेत देखने को मिल रहे हैं। राजद के साथ ही सभी प्रमुख पार्टियां बड़े पैमाने पर आंतरिक परिवर्तन और अनिश्चितता की कगार पर खड़ी हैं। ऐसी स्थिति में सवाल उठ रहा है कि क्या राज्य के सामाजिक समीकरण और राजनीतिक परिदृश्य में मौजूदा राजनीतिक दलों का गठबंधन भी 2024 के संसदीय चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव तक बना रहेगा या बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि लोजपा में फूट पड़ गई और दोनों गुटों में हड़कंप मच गया। लोजपा के बड़े संसदीय दल के नेता पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्री बन गए, जबकि चिराग पासवान पार्टी की कमान वापस पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि उनके सामने विकल्प सीमित है। वैकल्पिक रूप से चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ लालू यादव से आशीर्वाद ले सकते हैं, या यूं कहे कि आने वाले चुनाव के समय जैसा कि तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को साथ आने का ऑफर दिया था, हो सकता है चिराग पासवान साथ आने का फैसला ले सकते हैं। अब इसी अटकलों से ही भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में डर जैसा माहौल माना जा रहा है।